नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। केरल, साथ ही असम और पौंडीचेरी के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और इन तीनों राज्यों में यानी कि जो स्थिति है, सवाल ये है कि केरल में क्या लेफ्ट फ्रंट की सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस वहां पर फिर से सत्ता में वापसी का जो दरवाजा खटखटा रही है, कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। साथ ही असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए नाक का सवाल है कि बीजेपी की सत्ता को वो रिटेन कर पाएंगे या फिर कांग्रेस की वहां पे लॉटरी खुल सकती है। तो इन दोनों राज्यों के जो चुनावी परिदृश्य हैं, जो चुनावी स्थिति है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पिनराई विजयन है, जो उनका एक तरह से केरल की सत्ता में जिस तरह से उन्होंने वामपंथ के उभार को एक तरह से पार्टी और सरकार यानी कि सरकार और संगठन की जो दूरी है, एक तरह से उन्होंने खत्म कर दी है। और ढेर सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद वहां पे लेफ्ट फ्रंट में एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट के बहुत सारे नेताओं को लगता है कि अगर पिनराई विजयन फिर से सत्ता में आ गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी जो है वो कमजोर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो इन सवालों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। आर राजगोपालन साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दक्षिण भारत की राजनीति पे पैनी नजर रखते हैं। साथ ही सजन लाग साहब, जो असम से जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, असम की पॉलिटिक्स को समझाएंगे। और आरती जेरत भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमें ओवरऑल एक पिक्चर बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं राजगोपालन साहब आपसे। आप कैसे देख रहे हैं केरल की पॉलिटिक्स को? क्या आप लोग को लग रहा है कि विजयन साहब जो है वो तीसरी बार यानी कि लेफ्ट फ्रंट की वहां पे हैट्रिक लगेगी, या कांग्रेस की वहां पे सत्ता में वापसी हो रही है, या फिर एक तरह से इन दोनों के बीच में जिस तरह से वोटों का डिवीजन है, बीजेपी को कुछ मार्जिनल गेन होता हुआ दिख रहा है? किस तरह से केरल की पॉलिटिक्स को रीड कर रहे हैं आप? केरला पॉलिटिक्स तो बहुत, केरला नहीं बोलना, फर्स्ट ऑफ ऑल केरलम, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने इसको सीपीएम सरकार का जो रिक्वेस्ट मान लिया केरलम। तो केरलम सोचोगे, आपको कांग्रेस सचमुच सत्ता में आने का दरवाजा खटखटा रहा है, आपने ठीक फरमाया। मुझे लगता है केरला में एक दो चीज आपको दर्शकों को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। नंबर वन, Kerala, as you think of Kerala, gold smuggling, especially from temple, ये क्यों है? ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? किसने कर रहे हैं? वामपंथी कर रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, एसडीपी कर रहे हैं। Who is doing this? Thereby, politics in Kerala is becoming, CPM is becoming red color से saffron हो रहा है, हिंदुत्व का अडॉप्ट कर रहा है, सबरीमाला, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे इन नटशेल बोलेंगे, पुराना कंट्रोवर्सी को हम नहीं जाना चाहते हैं। कल परसों की कंट्रोवर्सी में मैं जाना चाहता हूं। खड़गे साहब ने गुजराती लोगों को टोका है, आपने ध्यान दिया होगा। मेनी हिंदी इंग्लिश चैनल्स डिबेटेड इट। यस्टरडे आई वाज आल्सो इन द डिबेट। मल्लिकार्जुन खड़गे मुझसे भी बुजुर्ग हो गया, मैं खुद बुजुर्ग हूँ, मुझसे भी 50-10 साल ऊपर है, लेकिन वो अनशंट बोल करके गुजराती लोग ट्रेड्स करके बोला ना, ये गुजराती लोगों को भी खिलाफ कर दिया। अगले साल गुजरात में इलेक्शन है, केरला में लोग है, कम से कम केरला लोग, गुजरात में 1.5 लाख नर्सेस आर देयर फ्रॉम केरला। ये क्यों उसको नफरत करना है? आपको राहुल गांधी की तारीफ करना, करते जाइएगा, गुजराती को क्यों ऊपर तोड़ रहे? ठीक, तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस को अंदर गुट बहुत है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 4 है। स्पेशली रमेश चन्नीथला साहब मेरा खास मित्र है, वो लड़ रहे, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं है। राहुल गांधी के दाएं बाएं हाथ है मिस्टर केसी वेणुगोपाल, उसको आगे कर रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल नाम लेकर के कांग्रेस में कूद पड़ गया। आपको इंट्रोडक्शन में आपने कहा था असम, पुदुचेरी, केरला। आज देखो, आपको दर्शकों को यह चीज बताना चाहता हूँ। केरला में टेलीविजन स्टूडियोज में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पैनल में शमा मोहम्मद मैडम है, डॉक्टर, वो डेंटिस्ट है, वो खिलाफ हो गया है। वो कह रहे उनकी सीट नहीं है, उनको भी तपस्या खत्म हो गया। अभी देखो असम का भाई साहब बैठे हैं, कल से क्या हो रहा है वो, दैट आल्सो बिकॉज ऑफ पवन केरास बक 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 बक। Why should he unnecessarily provoke chief minister who is already on the rise? BJP is definitely forming the government in Assam. Similarly, Congress is forming the government in Kerala.
Why should the spokesperson spoil the image of Congress and Rahul Gandhi? So मुझे लगता है इसी से, thanks to the rise of Ramesh Channitala, my point is, केरला में आप डिस्कस करना चाहते हैं, मलबार रीजन 3 डिस्ट्रिक्ट्स है. मैं एक चीज कहना चाहते, कोझिकोड, कन्नूर, मलप्पुरम, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है. केरला पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना हो, फर्स्ट टाइम सुरेश गोपी करके एक बीजेपी एमपी आया, वो केंद्रीय मंत्री है. नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी फर्स्ट बीजेपी एमएलए आया. राजीव चंद्रशेखर साहब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद स्टेट का तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपैलिटी को कैप्चर किया है. इतना इत्यादि है. इन नटशेल ऐसे Kerala is heading for a Congress government, but that is not because of Rahul Gandhi's popularity, it's because of only Ramesh Channitala, Karunakaran का बेटा, सब लोग. अभी पिछले 2 महीने से अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों कर रहे. राहुल गांधी 8 बार गया है. ब्रदर सिस्टर एमपी रह चुके हैं, एमपी रहे हैं उधर. जो कितना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स में हम प्रियंका गांधी ने प्राइम मिनिस्टर से मिलके, हम से मिलके, सबसे मिल करके कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ केरला. ये सीपीएम को पसंद नहीं है, क्योंकि बैन बाय के ऊपर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है. क्योंकि तब मिस्टर राहुल गांधी एमपी था वायनाड से, यूपी से हारने के बाद वायनाड को रिटेन किया शुरू में, मैं कह रहा. तो देखो वो ब्रदर सिस्टर को ऊपर मतभेद, सीपीएम पॉलिटिक्स कर रहे, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहे. तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपैलिटी करने के बाद बीजेपी का कम से कम 25% वोट परसेंटेज बढ़ गया करके. आखिर में मैं कहना चाहता हूं, बाकी दोनों पैनलिस्ट को टाइम देते हुए, केरला को हम समझना चाहते हैं 3 फैक्टर है, यूडीएफ, एलडीएफ एंड एनडीए. इन तीनों में यूडीएफ सर्टेनली मुस्लिम बैक कहेंगे, यूडीएफ हिंदू मुस्लिम, ये तीनों पॉपुलैरिटी सेक्युलर फ्रंट करके आगे आया. लेफ्ट फ्रंट का पिनारे विजयन एंड अदर्स, एनडीए का हिंदू लोग पीछे है. सो जाति में बटा है, 3 मेजर ग्रुप्स है उधर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये तीनों 3 ग्रुप बटा है. मुझे लगता है जो डिफरेंसेस ऑफ विक्ट्री मार्जिन, वो कम से कम 1000-2000 को बीच में बैठेगा. इतना टाइट फाइट है. बीजेपी का आगे बढ़ने के लिए उम्मीद है. जी, आरती जी, आपको लगता है कि पिछले, अगर केरल की हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में जो लेफ्ट फ्रंट की जो बढ़त हुई थी, वो एक तरह से जो ओबीसी जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, उसमें काफी सिग्निफिकेंट गेन उनको मिला था. जो हिंदुओं का वोट था वो एक तरह से डिवीजन हुआ था, क्योंकि जिस तरह से सबरीमाला को लेकर हिंदू नाराज थे. इस बार के चुनाव में जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट वहां पे सॉफ्ट हिंदुत्व एक तरह से बीजेपी के वोट बैंक को ही काट रही है, तो आपको लगता है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है या यूडीएफ आरोप लगा रही है कि वहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार और बीजेपी के बीच में दोनों एक दूसरे के बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, पता नहीं. लेकिन इस बार क्या जो कांग्रेस के पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी केरल में थी, कांग्रेस टफ फाइट में है? आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकती है, या कांग्रेस ने अपना चांस खत्म कर दिया है, लॉस्ट कर चुकी है कांग्रेस केरल में? देखिए, केरला में ज्यादातर मार्जिन हमेशा बहुत ही कम रहे हैं, तो टाइट फाइट तो है. और शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस, क्योंकि इतनी इनफाइटिंग थी कांग्रेस में, जैसे राजगोपालन जी ने बोला 4 उनके उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, तो इतनी इनफाइटिंग थी कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के अंदर, कि कौन आगे बढ़ेगा, किसको ज्यादा, कौन अपने लोगों को ज्यादा टिकटें दे पाएगा. एक टाइम में तो आईयूएमएल के साथ जो उनको सीट शेयरिंग करनी थी, वो कांग्रेस इतनी जबरदस्त इनफाइटिंग चल रही थी कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को डिसाइड नहीं कर पाई. तो आईयूएमएल ने खुद जाके अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, तब जाके कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया. तो एक समय में ऐसे लगा, और लोग ये भी कहते हैं कि लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के बीच में सेटिंग थी, इसलिए लेफ्ट फ्रंट को पहले से डेट्स पता थे, और जैसे ही डेट अनाउंस हुए, लेफ्ट फ्रंट ने अपने सारे कैंडिडेट धड़ाधड़ अनाउंस कर दिए, कांग्रेस उसमें भी पीछे रह गई. अनाउंस कर दिए,
बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये बात भी है कि जो क्रिश्चियन वोट्स हैं, मतलब वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ थे, ट्रेडिशनली। और बीजेपी पिछले कई सालों से बहुत ही कोशिश कर रही है कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई कुछ पोर्शन क्रिश्चियन वोट का उनके पास आए। तो यही वो मतलब यही लग रहा था कि अगर बीजेपी कोई रोल प्ले करेगी केरला में तो स्पॉइलर की तरह से प्ले करेगी, और वो स्पॉइलर मतलब कांग्रेस को नुकसान होगा, लेफ्ट फ्रंट को नहीं। पर अब जब जैसे जैसे कैंपेन बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी काफी हो गया है सीपीएम में, और वो के खिलाफ, और वो दिख रहा है। माइंड यू, पिनाराई विजयन बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, पर 2 टर्म से वो राज कर रहे हैं और काफी लोगों से दूरी हो गई है उनकी। मतलब जो कनेक्ट हुआ करता था लोगों के साथ, वो इतना वो नहीं है इतना। तो एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा दिख रही है। दूसरी बात, और ये आश्चर्य की बात है कि सीपीएम में काफी रिबेलियन हो गया है। मतलब आप मान के चलते हैं कि सीपीएम बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो उन्होंने फैसला कर लिया है तो सब लोग मान जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। केरला में काफी सारे लीडर्स सीपीएम को छोड़ के या तो यूडीएफ में चले गए हैं या बीजेपी में चले गए हैं, और कुछ तो काफी सीनियर, मतलब 3 टर्म एमएलए, 4 टर्म एमएलए, ऐसे लोग निकल के चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। तो जो मतलब लग रहा था कि कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबत होगी, एक्चुअली आज के दिन में लग रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और उम्मीद है उनको कि वो इस बार जीत जाएंगे और सरकार बना पाएंगे। और देखिए, ये अब कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी हो गया है। अगर कांग्रेस नहीं जीतती है केरला में, तो फिर मान लीजिए कि कांग्रेस के लिए इतना क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल से मतलब 2024 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, इन द सेंस की कम से कम 99 सीट तो आए 40-50 के बजाय। तो पर उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की प्रदर्शन बहुत खराब हुई है। मतलब महाराष्ट्र को देखिए या हरियाणा, जो हार गए थे, सबने सोचा था हरियाणा जीतेंगे, पर हरियाणा हार गए। महाराष्ट्र में भी वो बहुत ही बुरा हाल हुआ उनका। झारखंड में वो जेएमएम तो जीत गई, पर कांग्रेस जो अलाई थी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। तो इस तरीके से कांग्रेस मतलब कमजोर होती जा रही थी। तो अगर ये केरला में नहीं जीतती है कांग्रेस, तो फिर आप मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो इसलिए कांग्रेस भी अपना कैंपेन को थोड़ा अब अच्छे से संभाल रही है, और काफी दम लगा के वो कैंपेन कर रही है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है लेफ्ट के खिलाफ, वो एक्चुअली कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज है। काफी एंटी इनकम्बेंसी हो गया है, तो वो कांग्रेस को फायदा करेगा। ठीक है, अब आते हैं असम पे। सजल जी, आपके यहाँ से तो मुख्यमंत्री ने पुलिस भेज दी है पवन खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए, और पवन खेड़ा मुख्यमंत्री कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की वो हैदराबाद भाग गए हैं कांग्रेस की सरकार के प्रोटेक्शन में। तो असम की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से शेप अप हो रही है? आपको लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का जो वेलफेयर का जो मॉडल है, और उसमें कई सारे अलग अलग क्रॉस सोसाइटी लोगों से बात करें तो लोगों का ये कहना है कि वेलफेयर का जो मॉडल है वो तो काम हुआ है, हाईवे बने हैं, अलग अलग सड़कें बनी हैं, डिस्पाइट दैट कि लोग हेमंता बिस्वा शर्मा की जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वेलफेयर पॉलिटिक्स से खुश हैं। तो आप कैसे आसाम की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार वहां पर रिटेन कर पाएगी? असम में देखिए, असम का पॉलिटिक्स समझने के लिए इस तरह से देखना चाहिए जो दिखाई देता है। एक वो है जो हिमंत बिस्वा शर्मा जो आपने बताया, जो उनका थिएट्रिक्स है, मैं थिएट्रिक्स बोलता हूँ, वो जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी में बहुत प्रोमिनेंट रहना चाहते हैं, वो करते हैं, वही दिखाई देता है। वो दूसरा है जो इंटरनल नहीं,
वो इंटरनल हाँ किसको डायनेमिक्स के लिए योगी आदित्यनाथ तो compete करना चाहते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। दूसरा और एक बात है, देयर वाज एक डिस्कशन था असम के अंदर में कि बीजेपी तो रहेगा, हेमंत को नहीं रहना चाहिए। तो हेमंत तो उस हम बोलते हैं ना कान के बहुत कच्चे हैं, तो उनको ये लग गया, उनको तो मुझे नहीं हटाना चाहिए। सो वो चाहते हैं कि वो बहुत प्रोमिनेंट रहे, इस तरह इसलिए इस तरह का करते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम को लेके उनको उतना जरूरत नहीं था ये करने के लिए, बिकॉज एंटायर असमीज कम्युनिटी, मैं एज ए हिस्टोरियन बोल सकता हूँ कि आर नॉट कम्युनल। इस तरह राम का कोई अपील नहीं है असम में, जैसा कि बंगाल में नहीं है, या कहीं राम मंदिर नहीं मिलेगा आपको। हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं है, इवन दो मुस्लिम्स आर 34%, दो हेमंत मेक्स इट कि इज ए बिग प्रॉब्लम, बिग इशू, ऐसा नहीं है। बिग इशू अगर है असमीज नहीं, ये तो असमीज लैंग्वेज कम्युनिटी इज बिकमिंग ए माइनॉरिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी, दैट इज द इशू। लेकिन उसको वो बताते नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं जस्ट टू रिमेन ए प्रोमिनेंट फिगर। मतलब उसका जो बीजेपी का जो ब्लू आइड बॉय, वो उनका इमेज उनको रहना है, वो करते हैं। इसलिए उसका जरूरत नहीं था, बिकॉज बीजेपी है, आपने जैसा कहा, उसका फाउंडेशन काफी सॉलिड है, जो दिखाई नहीं देता है। जो उसका जो आसुनी पॉलिटिक्स हम लोग आसाम में बोलते हैं, आप जो बोल रहे थे वेलफेयर, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, एंड ट्रूली ऑल दिस प्रोग्राम से लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। हमारे देश, असम या देश जो कहीं भी, एक घर की हाउस वाइफ को अगर मंथली 1500 रुपया 1200 रुपया मिल जाए, बहुत बड़ा बात है उस जिसके लिए, जिसके, और यहाँ वो पैसे तो दे नहीं रहे। उनका मास्टर स्ट्रोक रहा नीतीश की जैसा, जस्ट इलेक्शन के पहले 9,000 रुपीज, 9,000 रुपया सबको दे दिया, सारे हाउस वाइफ को दे दिया, इतने लाख औरतों को दे दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी 5,000 देंगे, 4,000 बिहू का समय देंगे, 4,000 बिहू आ रहा है 14 तारीख को। ये इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है असम में, स्पेशली हाउस होल्ड में, गरीब हाउस होल्ड में, तो उसी से उनका तो जीत से एकदम निश्चिंत हो गया। फिर असम में दो तीन और एक बात है जो सब्जेक्ट, कुछ ब्लॉक वोट्स है। एक है टी गार्डन ब्लॉक वोट्स, ये लोग टी ब्लॉक वोट्स, ये सारे टी गार्डन लेबर एक जैसा ही वोट देते हैं, एक पार्टी को देते हैं। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। तो ये जो चाय बागान के लेबरर्स को लैंड पट्टा दे दिए हैं और बाकी लोगों को देने के ये प्रॉमिस इटसेल्फ इज ए विनर। ये चाय बागान का वोट सब उसके तरफ जाएगा। मैं हेमंत नहीं बोल रहा, बीजेपी की तरफ बोल रहा। दूसरा है मुस्लिम वोट। मुस्लिम लोगों का अनफॉर्चुनेटली, हेमंत जो भी बोले, वो आर एन अनफॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। पहले कांग्रेस उनको लेके खेल करता था। अब क्या होगा, दो मुस्लिम पार्टी आए इन पिछले कुछ सालों में। पहले यूडीएफ आया, उन्होंने क्लेम किया हम मुस्लिम, जो इमिग्रेंट मुस्लिम्स है उनका केस रिप्रेजेंट करेंगे, उन्होंने नहीं किया, दे बिट्रेड देम। अजमल आए अपना पार्टी लेके, बहुत बड़ा होप आया है, लोगों ने अनमास वोट दे रहे थे अजमल को। अजमल हैज बिट्रेड देम, फेल्ड देम। तो अभी मुस्लिमों के पास कोई चारा नहीं है, या तो गो बैक टू कांग्रेस, और अभी तो वो पब्लिकली बोल रहे हैं, हेमंत तो हमको जितना भी बोले, हमको 5 रुपया की जगह 4 रुपया दिया हमारे इलेक्शन में, और हमारा नाक कान तो तोड़ ही दिया है, हमारा बैकबोन भी तोड़ देंगे वो अगले 5 साल में, फिर भी हम उनको बीजेपी को ही वोट देंगे। पास कोई चारा नहीं है, किस दे? तो ये जो अंडर करंट से ये समझना जरूरी है। ये अंडर करंट समझने से जा रहा है कि ये सारा बीजेपी के फेवर में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि हेमंत को इतना थिएट्रिक्स करने का जरूरत नहीं था, वो ऐसे ही जीत रहे थे। लेकिन उनका इनसिक्योरिटी है पर्सनल, कि उनको हटा के कहीं और ले गए, किसी और को दे दिया, जैसा कि सर्बानंद। इसीलिए वो प्रोमिनेंट में रहने के लिए ये सब बात करते हैं, कम्युनलाइज बात करते हैं। उनका ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होता है, लोग हंसते हैं, और असमीज कम्युनिटी इन जनरल एम्बेरस होता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर इस तरह का बात करते हैं, कम्युनल बात करते हैं। तो ये जो लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है कि ठीक है, हेमंत को हमने मान लिया, ये बीजेपी वहां पे एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है जिन भी वजहों से, लेकिन कांग्रेस ने कोई जिसको कहते हैं
अपॉर्चुनिटी गेन नहीं किया। कांग्रेस के वोटों में कोई इजाफा आपको नहीं दिख रहा है, कांग्रेस वहां पे कुछ बेहतर करते हुए नहीं दिख रही है। जिस तरह से जोरहाट से जब गोगोई लड़ रहे थे तो पूरी कैबिनेट उनको हराने के लिए काम कर रही थी, तो उससे कांग्रेस का जो होम वोटर है या फिर कांग्रेस का जो ठीक है, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन बाकी जो समुदाय है उसमें कांग्रेस कुछ गेन करते हुए नहीं दिखाई दे रही। नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, गौरव गोगोई को बहुत लोग बहुत ही बड़ा नेशनल लीडर मानते हैं और मानते हैं ये नेशनल लीडर होंगे तो उनको जिताना जरूरी है। तो ये है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल वोटर कहते हैं कांग्रेस सारा 5-5 साल गायब रहते हैं। अब इलेक्शन आए तो वो आते हैं, वो भी अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में वो कैंपेन करते हैं। बाहर दे आर नॉट सीन, उनको अब कहीं आसाम में गुवाहाटी में उनका कैंपेन दिखाई नहीं देगा। उनका लीडर जो विजिबिलिटी बात है ना, वो कांग्रेस में नहीं है। लेकिन उनका इस कैंपेन जो लोकलाइज कैंपेन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में अगर लोकली उनका कोई इजाफा हो तो हो, हाँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो पहले से अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात है, जो हिमंतो ने जो रिनी की भूया और हिमंत शर्मा के विदेशी कनेक्शन के बारे में जो उसका एक इम्पैक्ट हुआ है, कॉमन मतलब दिखाई दे रहा है। उसका इलेक्शन में क्या वोट होगा, इतना लोग उसको लेके सडनली हिमंतो के जो जो नैरेटिव था उसका एक काउंटर नैरेटिव बना लिया है कि देखिए मामा, हिमंतो को मामा बोला जाता है आसाम में, मामा भी यही कर रहे हैं, उनका भी तो विदेशी कनेक्शन है, उनका भी तो मुस्लिम कंट्री में सिटीजनशिप। ये लोग बोल रहे हैं, मिडिल क्लास लोग बोल रहे हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, वो लोग बोल रहे हैं। इवन जो कॉमन गांव के लोग यहाँ आते हैं, वो लोग भी बोलते हैं हम लोग तो समझते थे वो हमारा आदमी, लेकिन वो तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इलेक्शन आते आते इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट में होगा, मतलब गोइंग बाय द ट्रेंड मुझे लगता नहीं है इसका बहुत बड़ा। ये रेटरिक लेवल में ही ले जाएगा, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव। लेकिन वोट तो लोगों ने मन बना लिया है किसको देना है किसको नहीं देना है, वो ऐसा ही रहेगा। उसमें बहुत बड़ा फर्क होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी का वोट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उतना तो रहेगा कुछ जगह पे जहां से बीजेपी का लीडर लोग खुद माइग्रेट कर गए उन अलग पार्टी में, बिकॉज ऑफ ये कि उनको बीजेपी जो प्रॉमिस कर रहा था वो ऐसा नहीं निकला, कुछ और निकला। उस जगह में कुछ एमएलए शायद शिफ्ट कर जाए। लेकिन सबसे बड़ा बात जो हम लोग जो अनदेखी करते हैं वो है डिलिमिटेशन ने इलेक्शन को 2024 इलेक्शन का पहले पूरा तहस-नहस कर दिया है। डेमोग्राफिक थिंग, वोटर जहां पे मुस्लिम सीट एकदम कंफर्म था, वहां मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए। तो ये डिलिमिटेशन को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। ये डिलिमिटेशन बीजेपी ने अपना एडवांटेज के लिए किया है, और वो ये रिजल्ट जो है ये पब्लिक मैंडेट का वजह से इतना नहीं होगा जितना डिलिमिटेशन वजह से होगा। सो डिलिमिटेशन इज द विनर फॉर बीजेपी। ये मैं बहुत स्ट्रांगली, मैं क्योंकि यहाँ पे इस पे मैंने काम किया है, मैं देख रहा हूँ इसको लोग अनदेखा करते हैं और क्योंकि भूल गए 24 में हुआ था, भूल गए। लेकिन ये डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उलट पलट कर दिया है, हिंदू मेजोरिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम ऐसे कर दिया, कैंडिडेट्स का जो फ्यूचर है वो खत्म कर दिया, उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ये डिलिमिटेशन एक कारण है जिससे बीजेपी अच्छा रिजल्ट करेगा। ठीक है। राजगोपालन साहब, जैसे कि नाग साहब कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जैसे आसाम में वहाँ की पूरे जिसको कहते हैं परिदृश्य को बदल दिया, वैसे ही इस बार लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसको बदल देगी। लेकिन अगर हम आसाम की ही बात करें तो आपको लगता है कि आसाम में कांग्रेस को कई बार ऐसा भी होता है कि कांग्रेस का पिछले चुनाव में भी वोट शेयर कोई खराब नहीं था, लेकिन जो गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसको देखते हुए आसाम में कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल है कि उस गैप को पाट पाना। और जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह से डोमिनेंट पॉलिटिक्स रही है, रिसोर्स जिस तरह से बीजेपी के पास में है, वैसी स्थिति में कांग्रेस वहां पे बहुत कुछ गेन करने की संभावना नहीं दिखती वहां पे। आपने बदमाया एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, उसको तो अच्छी तरफ से हो गया। बगल में वेस्ट बंगाल है, उसमें हंगामा कर रही है। सेम थिंग विथ केरला, केरला में भी एसआईआर पीसफुली हुआ है।
तो उसको असर तो जो असम में बनने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव के पहले आप बेल मुझे मारो, उनको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, they lost two stalwarts of Congress, the Congress president and of Assam president and Bipin Bora. What does it happen, ये तो लॉस है, ये कांग्रेस को राहुल गांधी के वास्ते ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर मुझे लगता है कांग्रेस मर चुकी है, खत्म हो गया. They cannot stand up because every state there is a dissident. असम में भी डिसिडेंट्स था. ये मुस्लिम हिंदू का तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस लीडर्स क्यों बाहर आ रहे हैं एक करके. कल मनीष तिवारी, कमलनाथ, हरीश रावत, इतना लोग, शशि थरूर, इतना लोग क्यों बोलना है? एंड मोस्ट ऑफ देम आर हिंदू, देयर इज नो मुस्लिम फैक्टर. जो प्राइम मिनिस्टर ने कह रहे हैं कांग्रेस हैज बिकम एमएमएस, माओइस्ट मुस्लिम कांग्रेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे एक ही क्वेश्चन दे करके मेरा समाप्त करना चाहता हूँ. 750 कैडर केरला में, मैं केरला को जा रहा हूँ, असम तो छोड़ दिया. असम तो हेमंत विश्व शर्मा जीतेंगे करके आपने भी बता दिया है. अभी पवन कह रहा प्लस समा मोहम्मद के ऊपर कोई आंसर नहीं आ रहा, इधर आरती से नहीं तो असम जेंटलमैन से. मुझे लगता है 750 RSS BJP workers for the last 20 years have been killed. That is the mind. 2014 के बाद केरला में जागृति हुआ है. एंड नोरोवेयर नरेंद्र मोदी साहब ने जिधर भी जाते हैं केरला को इंटरेस्ट, अभी देखो केरलम कर दिया है. दिस इज इमोशनल इश्यू. वैटिकन सिटी किया है ओनली वन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया. व्हाट डज इट मीन? इन जो भी यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उधर केरला को ऊपर जिक्र करते हैं. फाइनली आई टेल यू, peculiar situation in Kerala, NDA, UP, that is LDF, UDF, एक दूसरा का बी टीम ऑफ बीजेपी कहते हैं. सो बीजेपी सेंटर पॉइंट में फोकस में आ गया. फाइनली SIR, NRC, CAA, वोट चोरी, ये 4 कैंपेन किया था राहुल गांधी, पार्लियामेंट को रुकवाया. 2024 में 20 जितना जीत मिला है उसको खराब करने के लिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में किया. नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन. केरला में कांग्रेस जीत रहे, मैं तैयार हूं लिख के देने के, CPM हार जाएगी, लेकिन जीतने के बाद राहुल गांधी जितना भी बक 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 किया है SIR, NRC वगैरह, उसको वापस वोट चोरी वापस करेगा. बिहार में जाकर के वोट चोरी के बोला, क्या वोट चोरी मिला है बिहार में? एक सवाल गोपालन साहब, ये भी बता दीजिए कि अगर कांग्रेस वहां पे जीत रही है या जीत जाएगी तो CM कौन बनेगा? क्या केसी के वेणुगोपाल राहुल गांधी बिठा देंगे उनको, या फिर उनके चांस नंबर नहीं लगेंगे? ये पंजाब को केरला को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ. पंजाब को इलेक्शन के पहले अमरिंदर सिंह को फेंक दिया कांग्रेस केरला में चुनाव के बाद केसी वेणुगोपाल को फेंक देगा, रमेश चन्नीतला टाइप और सुदीशन टाइप को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे. जो एक्सपेक्ट कर रहे राहुल गांधी, ये गोल्डन एग आते हैं ना जिसको जो हिंदी में कहावत है, उसको मारते हैं. सिमिलरली पंजाब को केरला को कंपेयर करोगे, ये पहले मार दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह से, इसके बाद में मारेगा. कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है, लेकिन डिफेक्शंस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सीइंग पावर आफ्टर 10 years. इसमें जो अगल बगल में है स्टेट्स में, पूरा साउथ इंडिया में कांग्रेस आने का, तेलंगाना, केरला एंड मोस्टली तमिलनाडु में क्या क्या हो रहे नहीं हो रहे, एंड केरला में आ जाएगा साउथ पूरा का. इंस्टेड ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC, राहुल गांधी विल बी SICC, साउथ इंडियन कांग्रेस कमेटी. ठीक है आरती जी, राजगोपालन साहब ने जो टिप्पणी की है उस पे आपके हिसाब से अगर कांग्रेस वहां पे सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या राहुल गांधी के प्रिय यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है वेणुगोपाल साहब, उनके चांस हैं, या फिर जो लोकल लीडरशिप है उनमें से ही कोई चेहरा होगा मुख्यमंत्री के पद पे? आपने तो $1 million क्वेश्चन पूछा है. बहुत मुश्किल है कहना, पर मुझे भी लगता है कि देखिए केसी वेणुगोपाल तो है राहुल गांधी के बहुत करीब, और वो खुद ही चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने. वो जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से वो जा रहे हैं केरला में, लग रहा है कि वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है कि वो चीफ मिनिस्टर बने.
मुझे लगता है कि राहुल गांधी क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी का डिसीजन नहीं होगा, उसमें प्रियंका भी शामिल होंगी। आखिर वो है एमपी वायनाड से, तो वो बैकरूम रोल प्ले करती है, ज्यादा सामने नहीं आती है, तो कुछ तो इन्फ्लुएंस रहेगा। वो कहते हैं कि जो शशि थरूर के साथ समझौता हुआ है, मतलब एक समय में तो लग रहा था कि शशि थरूर छोड़ के चले जाएंगे, पर जो समझौता हुआ है वो प्रियंका वाड्रा ने ही करवाया। उसके कहने पे ही राहुल गांधी मान गए और शशि थरूर से मिले, और किसी तरह से कि ये चुनाव हो जाए तब तक शशि थरूर शांत रहेंगे। तो वो प्रियंका वाड्रा की ही देन है। तो मुझे लगता है कि वो लोकल लीडर ही चुनेंगे। रमेश चन्नीथला, वो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सतीशन, उन दोनों में से हो सकता है कि कोई चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि देखिए, केसी वेणुगोपाल एट द एंड ऑफ द डे उनको ज्यादा ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स मालूम नहीं है। वो राहुल गांधी के बहुत करीब है, इसलिए वो इतने पावरफुल बन गए हैं। पर आखिर आपको स्टेट चलाना है ना, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, ग्राउंड लेवल नॉलेज चाहिए। वो तो सिर्फ जो लोग केरला में रहते हैं और जिन्होंने पॉलिटिक्स किया है सालों से, उन्हीं को मालूम है। तो मुझे लगता है लोकली वो कोई किसी को चुनेंगे। केसी वेणुगोपाल यहाँ दिल्ली में ही रहेंगे, राहुल गांधी के करीबी वो है, बहुत ही वाइटल वाइटल एड ऑफ राहुल गांधी, और राहुल गांधी उसको यहाँ ही रखेंगे दिल्ली में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर केरल में कहानी ये है कि क्या जो लेफ्ट फ्रंट का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो सत्ता की दहलीज तक केरल में पिनाराई विजयन को पहुंचा पाएगा, या फिर कांग्रेस केरल में सत्ता में दाखिल होकर वहां पे सत्ता में वापसी करके दक्षिण भारत में कांग्रेस अपनी और मजबूत पकड़ बढ़ाएगी, और बीजेपी के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा। तो इन सारे सवालों के बीच केरल इसके साथ ही आसाम और पौंडीचेरी का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सवाल यह है कि 9 तारीख को जनता क्या मतदान में किस तरह से जनादेश देती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राजगोपालन साहब का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आरती जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज के कार्यक्रम में, और सजल नाग साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद असम के पर्सपेक्टिव को बताने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।